This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, हम नेचुरोपैथ हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, नेचुरोपैथ भी हैं। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हैं, वो हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और वर्तमान में वो भी फैकल्टी हमारी है, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर के साथ साथ फैकल्टी भी हमारी है और अभी उन्होंने क्लास भी लिया था। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे मुख्य BHB के मुख्य वो फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए हमारे बीच में जो सारे लोग, बार बार मैं कह रहा हूं, कोई ज्ञानी नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई ज्ञानी नहीं है। हम लोग ज्ञान की धारा में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो फैकल्टी है वो सारे लोग, हमारी पूरी टीम वर्क है, उस टीम वर्क के माध्यम से वो खुद ज्ञान अपना अर्जित कर रही है। आपको जो ज्ञान अर्जित किया है उसने, उसको आपको अवगत करा रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो उसको हमको अवगत कराएं। आप चाहे ग्रुप के माध्यम से, जो ग्रुप हमने बनाए हुए हैं, अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में अगर वो चाहेंगे तो और सेमेस्टर में भी उनको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। आप सेमेस्टर 1 के हैं, सेमेस्टर 2 में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं, आप ऐसे परेशान मत होइए, बता दीजिए तो हम आपको कई ग्रुप में डाल देंगे और आप उसमें क्वेश्चन डालिए। जब क्वेश्चन डालेंगे तो तब हमको समझ में आएगा कि आपको क्या हम लोगों को समझना सीखना है, क्या आपको भी सीखना है, हमको क्या सीखना है, आपको सीखना है। और हमारे जो फैकल्टी के लोग और हैं या और जो सीनियर कोई होगा वो आपको उत्तर दे देगा। सेमेस्टर 1 का होगा कोई तो सेमेस्टर 4 में कोई होगा तो वो उत्तर दे देगा। ऐसे ही हमारा चलता है, ज्ञान का विनिमय है, ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे वो उन्होंने एनर्जी को, खेमका सर ने कहा कि हमारी एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, उसको उन्होंने शू पॉइंट कहा कि ट्रांसफर करने के लिए, जूजू पॉइंट कहा। तो हम लोग वैसे ही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ट्रांसफर एनर्जी जो हमारे पास है वो आपके पास, जो आपके पास हमारे पास। डॉक्टर कोमल बालवानी ने हमको कुछ ज्ञान दिया, हम लोगों ने उसको सबको सारे बांट दिया। रेखा अग्रवाल मैडम कोई ज्ञान देंगे, हम उनको बांट देंगे, सबको बांट देंगे। जयश्री चौधरी मैडम कोई ज्ञान देंगे, हम उनको बांट देंगे। तो हमारी फैकल्टी जो हमारे साथ है वो सबके साथ जुड़ी हुई। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मैं बार बार कहता हूं, हमारा मूल उद्देश्य है कि हम अगर गुरु शिष्य परंपरा कोई है तो हम उस गुरु शिष्य परंपरा में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखेंगे और कोई हम लोग विद्वेष नहीं रखेंगे। ज्ञान किसी के पास कम है, अधिक है, इससे कोई विद्वेष नहीं है। और न किसी के पास कम है, न किसी के पास ज्यादा है, सबके पास थोड़ा है। तो उस ज्ञान को, और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई, हम बार बार बोलते हैं हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं तो कहता हूं कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसीलिए कोई आदर्श मत बनाइए, आदर्श आप बनाइए माइलस्टोन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एक सेकंड, आदर्श जब भी बनाइए तो किसके लिए? आदर्श सब है, आदर्श उनको बनाइए मील के पत्थर की तरह मानिए उनको। खेमका सर मील के पत्थर है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, लाइट चली गई, 2 मिनट का समय लगेगा। तो
पत्थर, इनका सब मील का पत्थर है, जेपी सब मील का पत्थर, सारे लोग मील का पत्थर है। और हमारा सबका अपना दर्शन है, गुरु करे 100 पहुंचा, जब तक घर मिले साथ। एक आवश्यक नहीं है गुरु का, जब हो ज्ञान जाएगी। सर आपकी आवाज कि ब्रेक हमारा हो, आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रही है आवाज। मोबाइल डाटा में है ना, तो हम लोग बस ये कह रहे हैं कि अभी 2 मिनट तक वो ठीक हो जाएगा, कभी कंटिन्यू करना है तो तब तक 2 मिनट का रुकेगा, क्योंकि लाइट चली गई है। वो सोचिए बहुत कोई आदर्श नहीं है, बस कोई भी हो, बड़ा कोई भी, तो भी सर तिवारी सर, जब तक सर का ठीक नहीं होता है ना नेटवर्क, तब तक एक चीज पूछनी थी मुझे, सर से ही पूछनी थी, इस चैप्टर से रिलेटेड थी, लेकिन आपके साथ थोड़ा। सर ये सर ने बताया था, हमेशा सर बोलते हैं ना कि किडनी एक नॉर्मल, अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी किडनी के जो 4 ये है ना, यिन यांग एसेंस और की डिफिशियंसी, पॉइंट लगाते रहना चाहिए। तो इसमें कोई ये भी है, सीक्वेंस भी है कि पहले एसेंस लगाए या कुछ ऐसा? सर ने उस समय ये बताया था कि 1 हफ्ते ये लगाएं, फिर 1 हफ्ते वो लगाएं, फिर 1 हफ्ते वो लगाएं। हाँ, मतलब बिल्कुल। चेंज कर लें कि जैसे हम कोई भी पॉइंट लाएंगे कि तो वही सर, वही मुझे जानना था कि इसमें कोई लाइन है कि पहले नंबर पर कुछ दिन 1 हफ्ते शुरुआत में एसेंस लगाए, फिर की डिफिशियंसी, फिर इन डिफिशियंसी, फिर यांग, एक सब ऐसे लगाए, या कुछ भी लगाना शुरू कर दें? कोई सीक्वेंस नहीं, किसी एक को स्टार्ट करिए और फिर नेक्स्ट वीक दूसरा करिए। ठीक है सर, मुझे एक्चुअली मेरे सर माइंड ने में ऐसा ही बताया था, सर ने ऐसा ही बताया था। हाँ ऐसे ही है। और स्पेशली जो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि इस 45 वर्ष की उम्र में लेडीज को ये लगाना है, किडनी एसेंस की इन यांग। इन यांग के लिए अभी कल जो पहली लेक्चर हुआ था उसमें प्रतिमा राय मैडम ने बताया था कि उन्होंने दीपक और बाती से किया था। एक बाती को उन्होंने कहा था जो ऊर्जा है, और जो तेल है वो इन है। तो उन्होंने कहा था कभी इन बढ़ता है, याद करिए, कभी कभी मृत्यु के समय आपको ऊर्जा अचानक मिल जाती है, जबकि इन तो कम है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से आती है? तो वही कंसेप्ट दिया था उन्होंने कि इन का ट्रीटमेंट करिए तो यांग का जरूर करिए, और यांग का करिए तो इन का जरूर करिए। किडनी एसेंस हमेशा इसलिए यूज होती है कि उसमें बोन के सारे पॉइंट हैं। अगर आप नहीं लगा सकते हैं, अगर सारे पॉइंट मान लीजिए कभी नहीं लगा सकते, अभी कभी आप साल 6 महीने में तो लगाएंगे भाई, 1 महीने में 2 महीने में लगाएंगे, कभी नहीं लगा सकते तो ट्रिटाइज 6 में बहुत बढ़िया पॉइंट हमारे दिया है। 2 पॉइंट है, चोंगमो और रेनमो, तो सेमेस्टर 4 पढ़े हुए हैं, उसमें लगा दीजिए, उधर पॉइंट कम है, और पॉइंट कम है, और अगर उसमें आप चोंगमो में एक पॉइंट और यूज कर ले, ST 37 ST 38 UB 11, तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको किडनी का केवल विटामिन डी या इनका कोई करना हो तो UB 11 आपका क्या है, बोन मीटिंग बोन मीटिंग पॉइंट सर। और UB 23 क्या है, और किडनी 3 क्या है, किडनी 3, UB 23, UB 47, 3 पॉइंट हमारे साथ जुड़े हुए। GB 4 भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कौन सा पॉइंट है, JD मेरिडियन 1B। 1 में अगर आप सिनेमा दो तो पूरे शरीर में तो 1B हमारे पास पॉइंट है। इतने देखिए, आप लोग इतना ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं, उनका यूज यही है, और उन सबको यूज जब करेंगे तो आपको विटामिन डी वगैरह का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी पुनः प्रतिमा राव जी का स्वागत कर रहे हैं, और हम लोग आगे किडनी वाला तो मैडम, एक सेकंड, मुझे भी निकालना पड़ेगा, मैंने किडनी का निकाला ही नहीं था। तो पहले यूवी पढ़ा दे। ना ना ना, वो किडनी वाला रह जाएगा, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, यूबी उसी से जुड़ा हुआ है। पहले किडनी आपके पास है, तैयार है ना वो तो? सर हाँ तो बस ठीक है, उसी को उसको हम लोग ले लेते हैं।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबको पढ़ाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको नहीं छोड़ना है। आ गया? नहीं आ रहा क्या? जी वो डिजीज वाला तो नहीं आया। नहीं शेयर नहीं पा रहा, नहीं शेयर नहीं पा रहा। शेयर हो रहा है आप लोगों को? हमको नहीं दिख रहा। किडनी चैप्टर, किडनी का चैप्टर सर दूसरा पेज शेयर हो रहा है, किडनी का एक पेज तो है नहीं लेकिन नहीं, वो दूसरा पॉइंट नहीं, पॉइंट हमारे हमको लग रहा है शेयर नहीं हो रहा। जी नहीं शेयर हो हो रहा रहा है? नहीं, किडनी पॉइंट नहीं सर। नहीं, किडनी किडनी शेयर नहीं हो रहा, पॉइंट छोड़िए, किडनी शेयर हो रहा है कि नहीं? यस किडनी शेयर हो रही है जी सर। सर, वो तो आगे आएगा, 242 पेज। वो तो आगे 242 पेज आ रहा है सर। वो आगे आएगा। हमको दिख नहीं रहा था ना। शेयर हो रहा है सर, दिख रहा है। यस आ गया। चलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम, आदरणीय भी अरविंद सर को प्रणाम और साथियों को प्रणाम। मेरे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी पेज 7 का वो बता दिए, चैप्टर बोल दीजिए, चैप्टर और पेज नंबर। चैप्टर है ये 22 है क्या? 22 किडनी। ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी टाइप ऑफ डिजीज। कितने टाइप के डिजीज होते हैं किडनी के और कैसे कैसे होते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में है डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज, मतलब किडनी में क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है। सबसे पहले है कि किडनी येन की डिफिशियंसी होती है, यांग की आप लोग डिफिशियंसी इसको होती है। मैडम, अगर जी इसको हमने पढ़ाया तो ये आगे पूरा सारे डिटेल उसमें दिया हुआ है। जी जी सर, बस ठीक केवल है। आप तो ज्वाइन येन की डिफिशियंसी में सीधे चलते हैं। हाँ बस बस बस। जी सर, तो किडनी की येन डिफिशियंसी में हम लोग मेन सिम्टम देखते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहले है हाइपर एक्टिव एड्रेनल्स हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड हो जाएंगे। फिर ड्राई माउथ इन द नाइट में होगा, नाइट स्वेटिंग होगी, डार्क स्कैंटी यूरिन होगी, आफ्टरनून फीवर, हॉट फ्लैशेस होंगे, ईयर प्रॉब्लम्स होगा इंक्लूडिंग डेफनेस एंड टेनाइटिस होगा, डिजीनेस होगा, वर्टिगो होगा, 5 हार्ट हीट होंगे जिसमें हॉट पाम होगा, सोल होगा और चेस्ट में होंगे, ड्राई थ्रॉट्स होंगे, फिर थ्रस्ट होंगे, एक्ने इन बोन होगा, लो बैक एक होगा, कॉन्स्टिपेशन आएंगे। अब इसमें टंग कैसा होगा, टंग इसमें रेड कलर का होगा विदाउट एनी कोटिंग होगा और क्रैक्स ऑन द टंग में होगा। टंग में क्या होगा, क्रैक्स दिखेगा, विदाउट कोटिंग होगा, रेड होगा। पल्स क्या होगा, एम्प्टी होगा और रैपिड इन्फॉर्म पल्स होगा। हाइपोथायराइड होगा। और जब ये डिफिशियंसी ज्यादा पुराने हो जाएंगे तो क्या होगा, ये डायबिटीज में तब्दील हो जाएंगे। अब इसका कारण क्या है, ये डिजीज होने के कारण क्या है। प्रोलॉन्ग इलनेस, मतलब लंबी बीमारी की वजह से, वीक कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से, कमजोर शरीर की वजह से, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स, अधिकतम काम के लिए, ओवरवर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड, डिप्लेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ड्यू टू फीवर, शरीर में तरल पदार्थों की कमी की वजह से, लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू एनी रीजन की वजह से, अगर ब्लड अगर किसी तरह से लॉस हो रहा है उसकी वजह से ये डिजीज का कारण होगा। आफ्टर टेकिंग सेक्स स्टिमुलेटिंग मेडिसिन, पैरासिटामोल्स एंड विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा की वजह से। जब ये डिफिशियंस होगा तो क्या होगा, किडनी येन की डिफिशियंसी के कारण मैरो का उत्पादन घट जाएगा। जो हमारे मैरो है वो उनका उत्पादन घट जाता है तथा रोगी को कमजोरी महसूस हो जाती है, वो कमजोर हो जाते हैं, उसे चक्कर आने लगते हैं तथा कान में पानी बहने की आवाजें आने लगती है। किडनी येन की एम्प्टी हीट बढ़कर किडनी कानों में खुलती कानों है, में खुलती है। कानों में खुलती है ना, पहले पढ़ा था, किडनी कानों में खुलती है, देखिए ये है कारण। और सब ऊपर देखिए, लॉस ऑफ ब्लड माने क्या हुआ, ब्लड क्या है, तीन टाइप है, यहाँ समझिए। एक और बता रहा हूँ आपको, ऊपर वाला चाहिए। सबसे पहले हाइपर एक्टिव एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है सब लोग मालूम है? नहीं मालूम। एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। तो ऊपर वाला हम लोग क्या मानते हैं सर, हमारा क्या है, यांग है कि इन है? बोलिए, आप स्टूडेंट बोले, स्टूडेंट बोले। यांग यांग। तो यान हाइपर एक्टिव माने अधिक, अधिक एड्रिनल माने अधिक हो गया है, तो एड्रिनल अधिक निकालने लगे हैं।
तो यानी इनडिफिशियंसी होगी, नीचे वाला डिफिशिएंट होगा तभी तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा। नीचे वाला डिफिशिएंट होगा तभी तो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग करना है ना। तो नीचे वाला Yes. इनडिफिशिएंट हुआ तो यांग बढ़ गया, इसलिए हाइपर एक्टिव एड्रिनल हो गया। इसलिए गर्मी लग रही है आपको। गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि इन यांग ऐसे है, अगर आपको इन जो है इनडिफिशिएंट माने इन नीचे चली गई तो यांग अपने आप गर्मी बढ़ गई। तो गर्मी बढ़ गई तो क्या होगा? नाइट स्वेटिंग होगी, डार्क स्कैंटी यूरिन होगा, क्योंकि यूरिन जो है कम निकलेगा, जलेगा कम निकलेगा तो वो होगा। आफ्टरनून फीवर होगा, और इसके बाद ईयर प्रॉब्लम कान की वजह से होगी। वर्टाइगो, 5 हार्ट हीट, हीट लग रही, हीट महसूस होगा आपको, और शाम को समय आपको ठंडक वो गर्मी लगेगी। ये सब सिम्टम है उसके, ठीक है। नाइट स्वेटिंग, थर्स्ट, ड्राई थ्रोट होगा। गर्मी, पूरी गर्मी नहीं है, अगर गर्मी होगी तो आपका और लाल भभूका होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राई गर्मी एपरेंट लग रही है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एक शब्द बोलिए, आप लोग बोलिए, सब लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग इनडिफिशियंसी में? इनडिफिशियंसी को बोलते क्या है? हीट के संदर्भ में क्या बोलते हैं? एम्प्टी हीट बोलेंगे। एम्प्टी हीट। ये एम्प्टी हीट के सिम्टम है। तो जब भी एम्प्टी हीट कहीं भी आपको लगे इनडिफिशिएंट में, तो यही आपको सिम्टम दिखेंगे। 5 हार्ट हीट, ये सब है ना। 5 हार्ट हीट माने 5 हाथ, पैर और चेस्ट में 3 जगह हुआ। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ? गर्मी सुखा देगी। चलिए अब आप चलिए, हाइपर थायराइड यहाँ हो जाएगा। क्यों? हाइपर, ऊपर हाइपर एड्रिनल है, उसे हाइपर थायराइड क्रिएट कर दिया, बस यहाँ समझिए। तो हाइपर थायराइड का भी इलाज यहाँ कर सकते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ दिया किडनी यीन की एम्प्टी हीट बढ़कर रोगी की 5 हार्ट हीट हो जाती है तथा रात में पसीना आने लगता है, जीभ लाल तथा नब्ज तीव्र हो जाती है। एम्प्टी हीट बढ़ने से रोगी को रात में पसीना होकर यीन पाचक तत्व पसीने के साथ बह जाता है। जो भी पाचक तत्व है वो पसीने के थ्रू रात में जो वो निकल जाते हैं। तो इसमें क्या हम लोग प्रोटोकॉल देंगे? ट्रीटमेंट है इसमें K3, 6, 9, 10, SP6, CV14 को टोन करना है, या फिर दूसरा है K3, ST30, SP6, CV123, GB1 एंड UB15 एंड 23 ऑल टोन करना है। दूसरा आता है यांग डिफिशियंसी। इसमें मेन सिम्टम्स है डार्क कॉम्प्लेक्शन और ब्राइट व्हाइट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, पेन एंड कोल्डनेस इन लोअर बैक रेडिएटिंग टू लेग, एबंडेंट क्लियर यूरिन होगा, ओलिगुरिया होगा। इसका मतलब क्या है सर? ओलिगुरिया पेशाब, पेशाब बढ़ जाएगा। अच्छा, क्यों पेशाब बढ़ेगा? किडनी यांग, यांग माने यांग डिफिशियंसी, यानी फंक्शन, तो वो क्या है, रोक ही नहीं पाएगा, इसलिए ओलिगुरिया हो जाएगा। कोल्ड नीज होंगे, ओडेमा ऑफ लेग्स में ओडेमा होगा, सूजन हो जाएगा, लूज स्टूल होगा, नो एपेटाइट रहेगा और सबड्यूज्ड रहेगा। किडनी यांग में इन घटी होगी ना, बोलिए, इन बड़ी होगी घटी होगी, बोलिए। घटी होगी, यांग डिफिशियंसी माने इन बढ़ी हुई है, यांग घटा हुआ। इन बढ़ी हुई है। नहीं, किडनी यांग घटी है तो इन बढ़ी है, तो इन बढ़ी है तो वो क्या करेगा? ओलिगुरिया। कोल्ड नीज, ठंडक बढ़ेगी, ठंडक बढ़ी हुई है। ओडिमा फ्लेक्स, वो सब ठंडक का निशानी है। लूज स्टूल, पानी के साथ जाएगा, पानी भी वही है। नो एपेटाइट, क्योंकि ठंडक बढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे। They are quiet manners, fear of cold, thumb sitter, loose teeth, weak legs, weak knees, leukorrhea, impotency, hypotency, hypothyroidism, premature ejaculation, hypoactive of adrenals, वहां पर हाइपर हुआ, यिन में यहाँ यांग में हाइपो हुआ, यानी कि कम हो गया। लेस्टिट्यूड्स, इनफर्टिलिटी इन वुमेन, टंग इसमें पेल होगा और वेट स्वेलो टंग होगा, में गीला और थोड़ा स्वेलो होगा। फिर पल्स होगा डीप एंड वीक होगा। अब कारण क्या है इसका? किडनी यांग की डिफिशियंसी से शरीर में गर्मी घट जाती है, क्योंकि यिन बढ़ जाती है और यांग बढ़ी रहती है, यिन बढ़ी रहती है और यांग जो है घट जाता है। इससे कमर, घुटने आदि ठंडे हो जाते हैं तथा रोगी को ठंड अच्छी नहीं लगती है। सेक्सुअल एनर्जी में भी व्यक्ति ठंडा हो जाता है,
किडनी यांग की डिफिशियंसी होने पे जब द्रव्यों का रूपांतरण नहीं कर पाती है तो पिया हुआ सारा का सारा पानी एवं द्रव्य जो है मूत्र में निकलने लगता है। और जब किडनी यांग इतनी कमजोर हो जाती है कि द्रव्यों को पेशाब के रूप में भी नहीं निकाल पाती, तब जल जो है चर्म के नीचे जो इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमारे पैरों में सूजन होने लगता है, ओडेमा होने लगता है। इससे जीभ में भी सूजन आ जाती है और जीभ की सूजन बताती है कि अंदर चर्म के पीछे द्रव्य संचय यानी वाटर रिटेंशन हुआ है। इस सूजन को निकालने के लिए किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करना चाहिए। अब इसमें क्या है, K3, 7, UB23, 47, CV46, GB4 एंड जिंगोंग ऑल को टोन करना। दूसरे में है ST30, GB4, CV6 एंड UB23 को टोन करना। अब तीसरा है किडनी की डिफिशियंसी। इसमें सिम्टम्स आ रहा है हाइपेक्यूसिस यानी सुई गड़ने का भान होना, सोर एंड वीक लंबर एरिया, वीक नीज जॉइंट्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ड्रिबिंग यूरिन आफ्टर यूरिनेशन मतलब बूंद बूंद करके पेशाब का आना, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन नींद में पेशाब का निकल जाना, यूरिनेशन ऑफ नाइट, नॉक्टर्नल इमिशंस विदाउट ड्रीम बिना स्वप्न के रात में वीर्य का निकल जाना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज एंड अस्थमैटिक ब्रीदिंग। टंग कैसा रहेगा, पेल रहेगा और पल्स डीप एंड वीक रहेगा। इसमें कारण क्या है, किडनी की डिफिशियंसी का मूल कारण होता है अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, या फिर महिलाओं में बार बार बच्चों को जन्म देने से भी किडनी की डिफिशियंसी हो जाती है। उपचारकों का जानना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में नीचे की तरफ की दो द्वारों का मेन जो है वो कौन रहता है, लोअर इन ऑरिफिस कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लोअर इन ऑरिफिस, जो लोअर वार्मर भी इसमें कंट्रोलर रहता है, और किडनी। इसमें दो है, कौन कौन, यूरेथ्रा और स्पर्म गेट। किडनी की डिफिशियंसी में ये मार्ग लीक करने लगती है, कभी एक मार्ग लीक करने लगता है तो कभी दूसरा मार्ग, और कभी कभी दोनों मार्ग लीक करने लगते हैं। ये किस में होता है, किडनी की डिफिशियंसी में होता है। जब मूत्र मार्ग लीक करने लगता है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इनोरेसिस नींद में पेशाब निकल जाना, वीक स्ट्रीम यूरिनेशन, ड्रिबिंग आफ्टर यूरिनेशन। उसके बाद है ये तो यूरिन का हुआ। दूसरा है जब वीर्य में लीक होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, स्पर्मेटोरिया अपने आप वीर्य का संकलन हो जाना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन हो जाना, नॉक्टर्नल इमिशन विदाउट ड्रीम्स बिना स्वप्न वीर्यपात हो जाना, वीर्यपात हो जाना, और क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है जिनमें लिकोरिया हो जाता है। जब बिना स्वप्न आए नींद में वीर्यपात हो तो किडनी की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो यहाँ हमें किडनी की प्रोटोकॉल देने पड़ेंगे। जब स्वप्न आकर वीर्यपात हो तो इसका कारण किडनी यीन डिफिशियंसी के कारण एम्प्टी फायर का बढ़ना होता है। तो इसमें प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट दो है। पहले में है K3, CV4, GB4, UB23, 47, जिंगोंग ऑल को टोन कर देना, और दूसरे में है H4, K1, 2, 3, GB4, 20, UB23 एंड 47 ऑल टोन कर देना। अब दिया है किडनी अगर लंग्स की को रिसीव नहीं कर सकता है तो उसमें क्या सिम्टम्स आता है, स्वेटिंग आएंगी, क्लियर यूरिनेशन होगा, डिफिकल्टी इन इनहेलिंग होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, अस्थमा हो जाएगा, कफ होगा, कोल्ड लिम्स हो रहेंगे, स्वेलिंग ऑफ फेस में रहेगा, सोरनेस ऑफ बैक रहेगा, टंग में पेल होगा और पल्स डीप रहेंगे। उपचारकों का जानना चाहिए कि किडनी सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रण करती है। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया को किडनी करते हैं और छोड़ने का लंग्स करते हैं। ये दोनों मिलके इस किडनी सांस लेने और छोड़ने का नियंत्रण करता है, दोनों मिलके। जब दोनों मिलकर सांस का चक्र पूरा करते हैं, जब लंग्स एवं किडनी में आपसी तालमेल में कमी हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी लंग्स जब नीचे और किडनी की एनर्जी ऊपर, जब इसमें मार्गोल्लंघन हो जाता है, रुक जाते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में बाधा आने लगती है, रोगी को दम्मा की शिकायत हो जाती है।
ऐसा किडनी यांग डिफिशियंसी और किडनी की डिफिशियंसी के कारण होता है। लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजता है तथा किडनी उसे नीचे रोकती है। किडनी यांग और किडनी की के बीच में रिलेशनशिप कोई है? अंदर आप लोग बताइए, दूसरे लोग, किडनी इन यांग और की के बीच में रिलेशनशिप कोई है? जयश्री मैडम, रेखा मैडम, हाँ हाँ ना बोल दीजिए, पहले हाँ ना बोलिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ कि ना? आप हाँ नहीं होगा तो सही हाँ नहीं, रिलेशनशिप क्या है? भाई, लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजता है, किडनी उसे ऊपर रखती है। किडनी यांग डिफिशियंसी और किडनी की डिफिशियंसी में रिलेशनशिप क्या? यांग क्या है, किडनी क्या की क्या है? हम लोगों ने पढ़ा होगा पहला चैप्टर शुरू में, जब इसी का चाइनीज का, तो हम लोगों ने पढ़ा, वैसे तो सेमेस्टर 1 में पढ़ाया किडनी यांग क्या है। यांग क्या है? यांग यांग क्या है? इन और यांग फंक्शनल है, फंक्शनल मतलब फंक्शन को वो शो करी। नहीं समझ रहे हैं? नहीं, पहले शुरू में इन यांग क्या कंसेप्ट आया जो चाइनीज में आया। उन्होंने कहा कि इन और यांग प्रकृति की दो शक्तियां हैं, 2 पावर्स। किसकी है? प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया, एक इन बनी, एक यांग बनी। इन की ऊर्जा नीचे गई, यांग की ऊर्जा ऊपर गई। तो यानी ये अब यांग और इन से बड़ा कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। यांग और इन से बड़ा कोई नहीं है ब्रह्मांड में, और इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है इन्हीं की वजह से, इन और यांग से। ये कंसेप्ट है चाइनीज का। तो अब कोई भी, चाहे की आप बोले, चाहे आप कुछ भी बोल दें, तरल बोल दें, ब्लड बोल दें, रक्त बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो सारे इन और यांग के ही क्या है, मैनिफेस्टेशन होंगे। यानी इन्हीं के पुत्र पुत्री के रूप में हो सकते हैं। तो इसलिए यांग और इन से बड़ा कोई नहीं है, बस ध्यान रखना है। तो दिस इज रिलेशनशिप किडनी यांग के बेटे के रूप में आप ले सकते हैं किडनी की डिफिशियंसी, किडनी को, ठीक है। ओके, बस चलिए, ये ध्यान रखिए, हमेशा बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, इसको मन से सोचिए। हाँ सर मुझे में डाउट था, मैं कल परसों पढ़ रही थी कि की कब यूज करना, यांग इन कब। सर अभी जो आपने समझाया कि हमारी जो एनर्जी आई वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यिन और यांग में। लेकिन सर मैं ये सोच रही थी कि इज द एनर्जी, तो पहले एनर्जी है जो 2 भाग में, तो हम एनर्जी को तो की बोल रहे हैं जो 2 भाग में डिवाइड हुई है, यिन और यांग में। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। आप पढ़िए तो पहले जो कंसेप्ट है चाइनीज का, उसमें प्रकृति ने अपने को उसमें पढ़िएगा इन यांग, सेमेस्टर 1 में भी है इन यांग, सेमेस्टर 2 में इन यांग, तो उसको पढ़िएगा लेक्चर में। अब वो है प्रकृति ने अपने को 2 रूप में प्रकट किया, तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई है? ईश्वर प्रकृति से बड़ा तो कोई नहीं। तो बस जब पहले सत्ता में वही थी और उसी ने मनुष्य का निर्माण किया, उसने अर्थ का निर्माण किया, उसने स्वर्ग का निर्माण किया, उसी ने स्वर्ग का, और ऊपर जाकर के स्वर्ग में अधिष्ठाता सूर्य देव है, तो सूर्य देव को यांग माना गया इसीलिए। और नीचे पृथ्वी थी, तो उनके बीच में मानव का अस्तित्व आया, दोनों के बीच में मानव है। तो जब मानव ही बाद में आया, तो ये आपका की वो कहाँ हो गई? इन यांग में ही सब समाहित है, सब कुछ उसी से सब। सर किडनी एसेंस या अभी और मैं 2-4 ऐसे पढ़ रही थी, तो अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो ये भी एनर्जी, एसेंस भी एनर्जी ही है ना सर? तो ये यिन में मानते हैं कि यांग में मानेंगे एसेंस को? कहाँ गया एसेंस? एसेंस आई तो वो तो सीधे आई, प्रारब्ध से आई और आपकी ईश्वर द्वारा प्रदत्त आई। तो वो हम ऐसा सारे कंसेप्ट को एक साथ मत सोचिए, अलग अलग को सोचिए कि जैसे इन यांग की शक्ति है, तो इन यांग की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है। तो यही पहले ब्रह्मांड में यही पहले आई और इसने सबको क्रिएशन किया इसके बाद, ठीक है। तो इसलिए जब भी जो एनर्जी आप कह रही हैं, तो एनर्जी वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से मत सोचिए। यहाँ चाइनीज कंसेप्ट है, सबसे बड़ा सिद्धांत है इन यांग और मेरिडियन सिद्धांत, बस इन्हीं से सब सिद्धांत निकले हैं। ओके, ठीक है सर, चलिए। लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजता है तथा किडनी उसे नीचे रोकती है। जब किडनी ऊर्जा को नीचे नहीं रोक पाती है तो ऊर्जा शरीर के ऊपरी भाग में अवरुद्ध हो जाती है। इसी के कारण सांस लेने की क्रिया बाधित हो जाती है और इसमें उपचार के निम्न फॉर्मूला स्मरण रखने चाहिए। क्या क्या है? जैसे लंग्स कंट्रोल एक्सहेलेशन और किडनी कंट्रोल इनहेलेशन।
लंग्स कंट्रोल अडेमा ऑफ अपर हाफ ऑफ बॉडी, जब भी हमारे ऊपर के बॉडी में सूजन होता है तो वो लंग्स उसका मतलब लंग्स के कारण होता है, और नीचे के बॉडी में जब भी सूजन होता है तो वो किडनी के वजह से होता है। तो लंग्स कंट्रोल अडेमा ऑफ द अपर हाफ ऑफ बॉडी एंड किडनी कंट्रोल अडेमा ऑफ द लोअर हाफ ऑफ बॉडी। इन अडेमा ऑफ फेस लंग्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व। फेस में भी जब अडेमा होता है तो वो कौन इसमें इन्वॉल्व रहता है? लंग्स की वजह से। इसमें ट्रीटमेंट है K36725, LU7, ST36, CV617, GB412, UV23 ऑल टोन्स। इससे सांस लेने में होने वाली परेशानी ठीक होती है। अब है किडनी इसेंस की डिफिशियंसी। इसमें मेन सिम्टम्स एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में अलग अलग है। एडल्ट में है प्री मैच्योर एजिंग, असमय बूढ़ा होना, बैड टीथ, ब्रिटल बोन एंड पुअर मेमोरी, फॉलिंग हेयर और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये एडल्ट्स में ये से सारे सिम्टम्स आते हैं। और चिल्ड्रन में जो है स्लो मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्लो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, पुअर बोन डेवलपमेंट होगा, लेट क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल होगा, ब्रह्मारंध्र। ब्रह्मरंध्र, जी ये सर। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है ना, जब पोला पोला होता है ना शुरू में बच्चों का, ओके जी लेट जी। ओके ओके वो बहुत हल्का सा होता है, बाद में धीरे धीरे वो तेल मालिश राइट। शुरू होता है, बाद में थोड़ा सा कड़ा कड़ा हो जाता है, पहले बहुत बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें हाँ। ब्रह्मरंध्र। One में दिया if in the kidney essence kidney yang is more deficient, more the kidney yin, the following symptoms will appear। यानी कि कहने का होता है किडनी इसेंस और किडनी यांग जब ज्यादा डिफिशिएंट होता है तो किडनी यिंग के सिम्टम्स विल अपीयर, दिखने लगता है। क्या दिखता है? इम्पोर्टेंसी और लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट। दूसरे में इफ द किडनी यिन इज मोर डेफिशिएंट देन द किडनी यांग, द फॉलोइंग सिम्टम्स विल अपीयर। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा और इनसफिशिएंट वेजाइनल सिक्रेशन होगा। एक में इम्पोर्टेंसी होगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट होगा, दूसरे में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा और दूसरा इनसफिशिएंट वेजाइनल सिक्रेशन होगा। कारण क्या है इसका? बोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इसेंस, हेंस इफ द इसेंस इज वीक द बोन्स विल आल्सो बी वीक। इसी कारण बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ उपचार करेंगे किसका? तो ये किडनी स्टोन्स का। जन्मजात रोगों का उपचार, लगातार घटती आंखों की रोशनी का उपचार यहाँ करें। K36, CV4, UV11, 15, 23, GB4, 14, 20, GB39, राइट साइड ऑल टोन। राइट एंड लेफ्ट बोथ, दोनों में सर। बोथ बोथ। तो सर ये जो आंखों की रोशनी के लिए दिया है, ये आंखों की रोशनी जैसे कम और जो जिसो मायोपिया वो हो जाता है उसमें भी यूज कर सकते हैं। लगातार घटती रहो, हाँ बिल्कुल। वो तो क्या भाई, ऐसा है ना, इसेंस क्या है? इसेंस ही तो है जो जन्मजात से मिला हुआ, आपको प्रारब्ध में मिला हुआ, पूरे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला हुआ है, और उसके बाद ईश्वर ने दिया, माता पिता ने दिया, तो पहली एनर्जी वही थी आपके पास, इसेंस। तो अगर वो कहीं गड़बड़ हो रही है तो ये पुराने जन्मजात रोग का उपचार भी करना है, और लगातार आप लगातार डिप्लीट कर रही है तो आप लीवर पे मत दीजिए, बल आप इसमें दीजिए अगर लगातार घट रही है तो। और जी सर, किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग ओडेमा। जब किडनी यांग डिफिशियंसी होती है तो उसके कारण ओडेमा होता है। मेन सिम्टम्स क्या है? ओडेमा ऑफ एंकल्स एंड लेग्स में होगा, कोल्ड फीलिंग इन लेग्स एंड बैक होगा, पल्पिटेशंस होगा, स्कैंटी यूरिनेशन होगा, सोरनेस इन लंबर एरिया और टंग होगा पेल स्वेलन। ट्रीट क्या होगा? क्रॉनिक रीनल फेलियर हेयर होगा, यानी कि यहाँ रीनल फेलियर का क्रॉनिक यहाँ दिखा रहा है इसका ट्रीटमेंट। किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण होने वाली स्वेलिंग दो प्रकार की होती है। अब यहाँ बता रहा है किडनी यांग के डिफिशियंसी में जो स्वेलिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक है स्वेलिंग इन हार्ट इज द एक्यूट रीनल फेलियर। इसमें क्या उपयुक्त लक्षण आएंगे? वाटर रिटेंशन इन हार्ट एंड और हेड, पल्पिटेशन होगा, ब्रेथलेसनेस लगेगा और कोल्ड हैंड होगा, हैंड कोल्ड रहेगा, पल्पिटेशन होगा और ब्रेथलेसनेस होगा। दूसरे में अगर लंग्स में स्वेलिंग है, सेकेंड स्टेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर में, तो इसमें होगा थीन वाटरी फोर्थी स्पुटम होगा और प्लूरेसी
फेफड़ों की झिल्ली का प्रदाह होगा। जब किडनी यांग और हार्ट यांग दोनों डिफिशिएंट होते हैं तो ऊपर के 1 लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि पल्पिटेशन और ब्रेथलेसनेस और कोल्ड हैंड्स होंगे। जब यांग, किडनी यांग और हार्ट यांग दोनों डिफिशिएंट होंगे तो, और जब किडनी यांग डिफिशियंसी के साथ लंग्स की भी डिफिशिएंट हो जाएगी तो दूसरा वाला होगा थीन वाटरी फोर्थी स्पुटम होगा और प्लूरेसी होगा। इसका ट्रीटमेंट है SP69 सिडेट, K7 टोन, ST28 सिडेट, GV4 टोन, UV20 टोन, 22 सिडेट, 23 टोन एंड CV9 सिडेट। फॉर सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग इन हार्ट में स्वेलिंग का सिम्टम्स होगा तो उसमें GV14 टोन होगा और UV15 टोन होगा। और सिम्टम्स और स्वेलिंग लंग्स में होगा तो LU7 टोन, GV12 टोन और UV13 टोन होगा। बस इतने कम पॉइंट में। अब है किडनी यीन डिफिशियंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट। अगर एम्प्टी हीट के कारण किडनी यीन डिफिशियंसी होगा तो उसका कॉजिंग क्या है? उन इसमें पॉइंट main पहले वाले पॉइंट के साथ ये भी लगाना है, बस ये है पॉइंट। जी सर, ऊपर वाले भी ना, ऊपर वाले साथ इनको भी लगाना है जी। इसमें मेन सिम्टम्स आएगा किडनी यीन डिफिशियंसी अगर होगा हार्ट एम्प्टी हीट के कारण तो अगर हमारे क्या होगा तो ये लगाना है, स्वेलिंग इन हार्ट होगा तो ये लगाना है, और स्वेलिंग इन लंग्स होगा तो ये लगाना है। दोनों में पुराना वाला तो कॉमन है, पहले वाला कॉमन है जी। दे रहा है लो ग्रेड फीवर होगा इसमें, और आफ्टरनून फीवर होगा, स्कैंटी यूरिन होगा, ब्लड इन यूरिन होगा, ड्राई थ्रोट ड्यूरिंग स्लीप इन नाइट होगा, नाइट स्वेटिंग आएगी, नाइट फॉल होगा, मलार फ्लस होगा, मतलब गाल तमतमाया हुआ रहेगा, और टंग जो है रेड विदाउट कोटिंग रहेगा, बिना कोटिंग के रेड रहेगा, और पल्स रैपिड रहेगा। रक्त में सीरम क्रिटाइन और यूरिया एकाएक बढ़ने पर यहाँ उपचार दे। अभी नोट कर लीजिए इसको आप लोग, सीरम क्रिएटिनिन का यूरिया का कहीं पर रहा हो तो ये आप उपचार दे सकते हैं इसका। जी सर, नीचे जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बात याद नहीं रहेगी बाद में। कॉज ऑफ डिजीज, कारण क्या है इस बीमारी का? जब किडनी यीन डिफिशियंसी पुरानी हो जाती है तो शरीर में एम्प्टी हीट बढ़ जाती है तथा दोपहर के बाद गर्मी लगना, ज्वर हो जाना, गाल गर्म हो जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जब यह एम्प्टी हीट रोगी के हार्ट तक पहुंच जाती है तो रोगी बेचैन हो जाता है, उसे नींद तो जल्दी आ जाती है पर वह रात में कई बार जागता है तथा प्रातः बहुत जल्दी उठ जाता है। किसके कारण? एम्प्टी हीट के कारण। जब ये हार्ट तक पहुंच जाती है तब वो जो है वो नींद तो जल्दी नहीं आती, अगर आ गई तो सुबह वो जल्दी उठ जाता है। नींद के इस लक्षण को देखकर रोगी का उपचार नीचे दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार करें। कभी कभी एम्प्टी हीट के कारण पेशाब में रक्त निकलने लग जाता है तो इसका जो है प्रोटोकॉल है K2H5LU10 सिडेट, K36910, SP6LU7 और CV4 को टोन कर देना। अब अगर किडनी, दूसरा अब दिया यहाँ तो पहला था लंग्स के साथ, अब है किडनी और लीवर यीन डिफिशियंसी अगर दोनों हो गए, किडनी एंड लीवर यीन की डिफिशियंसी में, तो इसमें सिम्टम्स आएगा ड्राई आईज हो जाएंगे, ड्राई थ्रोट होगा, स्वेलो कॉम्प्लेक्शन होगा, सैलो कॉम्प्लेक्शन होगा, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होगा, इंसोमेनिया हो जाएगा, नाइट स्वेट रहेगा, नमनेस ऑफ लिम्स रहेगा, हीट इन पाम एंड सोल्स में रहेगा, और स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन रहेगा, डिले साइकिल रहेगा, इनफर्टिलिटी इन वुमेन में होगा, स्कैंटी यूरिनेशन होगा, डल हेडेक ऑन ऑक्सीपिट एंड वर्टेक्स में रहेगा। इसका टंग रहेगा जो क्रैक रहेगा और रेड विदाउट कोट रहेगा, एम्प्टी पल्स रहेगा। कॉज क्या है, कारण क्या है? जब किडनी यीन और लीवर यीन दोनों डिफिशिएंट होते हैं तो रक्त की भी कमी हो जाती है, और आंखों में आंसू ना बनते हो तो इसका उपचार यहाँ करें। इसमें किडनी यीन और लीवर यीन दोनों डिफिशिएंट रहता है जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है, और इसमें अगर आंख में आंसू नहीं बन रहे हैं तो इसमें ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। K36 लीवर 8 CV4 UV10 17 18 20 23 एंड GV20 को टोन कर देना। अब उसी तरह से किडनी और हार्ट इन डिफिशियंसी अगर होगा तो उसमें सिम्टम्स आएंगे पल्पिटेशन, इंसोमेनिया, इसमें भी इंसोमेनिया होगा लेकिन वॉकिंग अप सेवरल टाइम्स इन द नाइट एंड रेस्टलेस,
नाइट स्वेटिंग होगा, मेंटल रेस्टलेसनेस होगा, डिजीनेस होगा, डेफनेस एंड टेनाइटिस होगा, लोअर बैक पेन होगा, फीलिंग ऑफ हीट इन द आफ्टरनून होगा, स्कैंटी यूरिन होगी। कुछ बोल रहे हैं सर? ना टंग में रेड विदाउट कोट होगा और टिप ऑफ द टंग का जो है वो रेडर रहेगा, क्रैक इन द मिड लाइन में रीचिंग द टिप होगा, मतलब क्रैकिंग रहेगा मिड लाइन में टिप तक। अब इसका कारण क्या है? जब किडनी यीन डिफिशियंसी तथा हार्ट यीन डिफिशियंसी दोनों हो जाते हैं तो हृदय को किडनी की ठंडक नहीं मिल पाती और रोगी जो है बेचैनी में रहने लगते हैं, उसे अनिद्रा हो जाती है तथा रात में वह बार बार जागता है। तो सर यहाँ पे अगर किडनी हार्ट को उसका किडनी की ठंडक नहीं मिल रही तो हार्ट को भी तो उसको उसका ये नहीं मिलता होगा, किडनी को भी तो उसका उष्मा नहीं मिलता होगा। हाँ, पहले किडनी इन डिफिशियंसी होगी तब हार्ट है। किडनी इन कंट्रोलर है ना, वही देती है ना हार्ट को। जी सर। मेन तो किडनी इन है। तो इसमें ट्रीटमेंट है H5, 6, 7, P6 सीडेट, K3, 9, 10 SP6 टोन, UB15 सीडेट, CV4 टोन और CV15 GB24 GB मतलब गवर्निंग वेसल 24 और GB गॉल ब्लैडर 13 इवन मेथड में करना होगा, मतलब यहाँ मेथी सीड्स देना होगा। किडनी और लंग्स यीन की डिफिशियंसी अगर होगी तो उसमें मेन सिम्टम्स क्या है? ड्राई कफ विच इज वर्ड्स इन इवनिंग, feeling of heat in evening, night sweating, dry mouth, thin body, fever, 5 heat heart heat होगा, टंग में रेड विदाउट कोट होगा और विथ लो ट्रांसवर्स क्रैक्स इन द लंग्स एरिया में होगा, पल्स होगा, फ्लोटिंग एम्प्टी होगा। कारण क्या है? जीवन में अत्यधिक चिंता बनी रहे तो लंग्स की और लंग्स ये डिफिशियंसी हो जाती है। किडनी यीन के साथ साथ जब लंग्स यीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो सूखी खांसी आती है जो शाम के समय बढ़ जाती है। इसमें ट्रीटमेंट है Lu179K36 SP6 CV4 UB37 ऑल 2। अब फिर आ रहा है किडनी और स्प्लीन यांग डिफिशियंसी। अब यहाँ क्या है? किडनी ये स्प्लीन यीन नहीं है, यांग डिफिशियंसी है, क्योंकि ये यीन का एनर्जी नहीं लेते किडनी से। मेन सिम्टम्स इसमें क्या? क्रॉनिक डायरिया होगा, कॉक क्रो डायरिया होगा, प्रातःकाल की डायरिया होगा, चिलीनेस होगा। तो डायरिया पूछा जाता है वो किडनी और स्प्लीन यांग, किडनी यांग और स्प्लीन यांग जी। एडेमा ऑफ एब्डोमेन होगा, फीलिंग ऑफ कोल्ड इन बैक में रहेगा, एडेमा ऑफ लेग्स रहेगा, बोर्बोगिमस मतलब पेट में गुरगुराहट होना, कोल्ड एब्डोमेन एंड लेग्स होगा, फिजिकल वीकनेस लगेगा, ब्रेथलेसनेस लगेगा, डज नॉट लाइक टू टॉक एंड लाइक्स टू लाई डाउन, टंग रहेगा पेल एंड स्वेलो और पल्स डीप एंड स्लो रहेगा। कारण क्या है? पहले स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होती है, इससे पाचन शक्ति घटकर कमजोर हो जाती है, पाचन ना होने से शरीर में फूड की कमी हो जाती है, इससे कुछ समय बाद किडनी यांग की डिफिशियंसी हो जाती है, इससे रोगी को पेट और पैरों में सूजन आने लगती है तथा गंभीर केसेस में पेशाब की मात्रा भी घट जाती है। इसमें हम लोग को प्रोटोकॉल देना है K37 ST25 36 37 गवर्निंग वेसल्स 4 UB20 21 23 25 एंड CV6 को टोन कर देना। अब है सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले रिलेटिंग टू किडनीज, ये पढ़ लेंगे सब लोग, पढ़िएगा इसको आप लोग। इसमें आप लोग जो है जो समझ में आए उसमें मेथी लगा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। खिमका सर ने इसमें टोन सीडेट नहीं लिखा हुआ है, तो ये चैप्टर हम लोग का आज केवल एक ही चैप्टर हो पाया। 8:30 बज गया, देखिए स्टार्ट करेंगे क्या? अब 8:30 के बाद आपका स्टार्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं, वो बहुत बड़ा चैप्टर है वो अपने में भी। लेकिन हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको एक बार देखिए, किसी का विचार नहीं था कि ये पढ़ाया जाए। नॉर्मली हम लोग कोई पढ़ाता नहीं है, और ये चैप्टर 21 से लेकर के आगे कोई नहीं, 19 के बाद, 19-20 के बाद कोई नहीं पढ़ाता हार्ट वगैरह। तो इसके पढ़ने से आपको समझ में आने लगा कि एक्चुअली हम लोग बार बार कहते हैं कि वो किडनी यांग हो गई, वो क्या हो गया, स्प्लीन यांग हो गई, तो उसका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ है कि कैसे कैसे एनर्जी में ये होता है और ये पैटर्न ऑफ डिजीज कहलाती है। तो इनको आपको समझना है, और ये समझना जो सेमेस्टर 2 में है, 3 में है,
उनको धीरे धीरे समझना है, और धीरे धीरे करके जब भी आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको सब ज्ञान आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कठिन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर एनर्जी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है और इनको नहीं पढ़ा तो आपको उसको समझने में मुश्किल होगी। इसको पढ़ लेंगे तो एनर्जी सिस्टम के बाद दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर हमारे, तो फायदा होगा। जी मैडम बोलिए, रेखा मैडम। जयश्री चौधरी मैडम, आपका सेकंड सेमेस्टर है। आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, रेखा मैडम तो पढ़ चुकी है, सेमेस्टर थर्ड में है। हाँ जी सर। तो ये जो आप लोगों ने ये पढ़ा, पहले कहीं पढ़ा हुआ है ये किताब? सर अब लग रहा है कि हम इस साल पढ़ रहे हैं इसको। हाँ नहीं मतलब वो इस साल में मतलब पढ़ रहे हैं इस साल को। हाँ मतलब ये है कि पहली साल तो ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, और ये वैसे भी आपको सेमेस्टर 2 में जयश्री चौधरी मैडम को भी पढ़ाएंगे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, इसको टाइम ही नहीं है। 42 घंटे में कोई नहीं पढ़ा सकता। 42-50 घंटे तो हम लोगों ने लगा दिए उसमें, केवल अपने चैप्टर पढ़ाने में। 6 क्लास हम लोग 6 क्लास लिए हम लोग डायग्नोसिस में, और अभी हम लोग जैसे इसमें एक उसमें हम लोग 2-2 दिन ले रहे हैं। जैसे इसमें किडनी में 2 दिन हो गया, यूबी में 2 दिन हो जाएगा, यूबी में कम से कम 1 दिन तो होगा, 1 दिन और हो सकता है। तो ऐसे ही स्टमक और स्प्लीन में अलग अलग हो गया, स्टमक 1 दिन में हो गया। टाइम जो है वो इसलिए हम लोगों को, खैर हम लोग कभी इस पर बहुत विचार नहीं करते हैं, बस हमारा ये है कि आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हमारा पैटर्न ऑफ डिजीज क्या है, कैसे टोन से रिलेटेड धीरे धीरे समझ में आएगा। जी मैडम आप बोल रहे हैं कुछ, रेखा मैडम? नहीं सर। जयश्री मैडम अच्छा बोलिए, आप सेमेस्टर 2 में हैं? जी सर। हाँ सर, वो अभी जैसे एसपीएस क्लास चालू हुई है ना, तो उसमें बस अभी वहाँ कितना पढ़ाया अभी आपको? सर एक ही चैप्टर मतलब दो क्लास हुई है। 2 क्लास हो गई है। हाँ, तो उसमें भी क्या मतलब बहुत जल्दी आधी चीजें मतलब तो उसमें चैप्टर 2 तक हो गया, 3 तक हो गया? नहीं सर, 2 कोर्स में नहीं रखा, 1 रखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बस। पीछे का जो आप पढ़ान है ना, ये सब कुछ नहीं रखा है। हाँ तो इन यांग जरूर पढ़िए, इन यांग फंडामेंटल चीज है सर। उसमें कोर्स में नहीं रखा, लेकिन मैंने 4 और 5 पढ़ा है, तो अभी मैं पढ़ूंगी, फर्स्ट सेकंड पढ़ूंगी सर, हाँ। थर्ड पढ़ूंगी। तो अब उसको ना पढ़िए तो आप इन यांग कहीं भी जहाँ पर आपको मिले तो उसको आप इन यांग पहले पढ़ लीजिए, तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन यांग है क्या। क्योंकि इन यांग और मेरिडियन अगर नहीं समझ पाए कि मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म उससे हुआ, यही आप लोग पढ़ते हैं ना सेमेस्टर 1 में? हाँ सर। हाँ, आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मनुष्य का जन्म उससे हुआ है। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो मेरिडियन सिस्टम में। दूसरा कहा मेरिडियन आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेज, अराइजेज माने नीचे से उठती है, अराइजेज माने अराइज करती है, नीचे से उठेगी तभी तो अराइज करेगी। तो माने शरीर के अंदर कोई चीज होगी तो वो प्रॉब्लम। दूसरा मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, बाहर से आती है डिजीज, बीमारी। और मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्योर्ड, मनुष्य क्योर होता है तो इन्हीं मेरिडियन से, यानी कोई बीमारी आएगी तो इसी मेरिडियन मार्ग से बाहर जाना पड़ेगा उसको। ये जो कंसेप्ट है ये फिलोसफिकल कंसेप्ट है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ऊर्जा शरीर हमारा बगल में है, और ऊर्जा शरीर ही मेन शरीर है, उसी में बीमारी आएगी क्योंकि ऊर्जा का वो है, उसमें आएगी और फिर शरीर में जाएगी। ये ऊर्जा शरीर बीमार होगा तो हमारा शरीर बीमार होगा। ये दार्शनिक विचार है, ये कहीं कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। स्टमक जैसे अभी पढ़ा रही थी मैडम, स्टमक सुधा पाठक मैडम पढ़ा रही थी कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो जिद वाला जो कंसेप्ट है ये मॉडर्न साइंस में नहीं है, ये हमारा एक्यूप्रेशर बता रहा है कि जिद्दी होंगे आप, कॉन्स्टिपेशन होगा तो जिद्दी होंगे आप। अगर स्प्लीन आपका मतलब आपका वो एसाइड ठीक नहीं है तो एसाइड ठीक न होने से आपको दूसरी बीमारी होगी, क्या? अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? वो भी तो क्या काम करती है,
सार सार को गए लिए, थोथा दे उड़ाए, ये तो करती है। तो सार को उठा, तो आपको यह होगा, कंसेप्शन वेसल ठीक नहीं होगी तो आप पाचन नहीं कर पाएंगे। पाचन माने क्या होता है? पचाना। कंसीव करना माने, कंसीव क्या करना? कोई चीज ग्रहण करना, धारण करना, ये तो है कंसीविंग का अर्थ। हाँ सर। मॉडर्न साइंस बुरा समझिए, तो कंसीव नहीं कर पाएंगे। कोई विचार आया उसको कंसीव नहीं कर पाएंगे, उसको रोक नहीं पाएंगे, आप तुरंत बता देंगे दूसरे को जाकर। आपको ईर्ष्या होगी तो बीमारी स्प्लीन की डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तमाम बीमारियां, तो यानी मनोवैज्ञान मतलब जिसको मानसिक और शारीरिक दोनों के संयुक्त प्रभाव से हमारे बीमारी को माना गया है। ये चाइनीज में कहा है, हम लोग भी आयुर्वेद में भी यही बात कह रहे हैं। तो इसलिए इनको हम लोग को धीरे धीरे समझिए, लेकिन मन से समझिए, परेशान मत होइए, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब मन में समझिए, और ये मत सोचिए कि 40 घंटे, अभी आप सेमेस्टर कर लीजिए, कोई चिंता नहीं, लेकिन सेमेस्टर करने के साथ साथ इन सब चीजों को लाइए और तब अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हम लोग बैठे हुए हैं, तिवारी जी बैठे हुए हैं, प्रतिमा राव बैठे हुए हैं, ये BHB के हैं सब लोग। अगली बार से रेखा अग्रवाल मैडम पढ़ाएंगे, जयश्री चौधरी अगली बार पढ़ाएंगे, जो भी जनवरी से होगा उसमें रेखा अग्रवाल मैडम और जयश्री चौधरी मैडम पढ़ाएंगे। डॉक्टर कुमार बालवानी पढ़ाई चुकी है। हमारे कोई ऐसा नहीं कि जो ना पढ़ाए, सबके पास ज्ञान है, सब पढ़ाएंगे। नहीं कोई Yes, भाई sir. जयश्री मैडम को कुछ तो आता होगा, जो सर- आता होगा वो पढ़ेंगे। सर हाँ, सारे लोग सीनियर है, मैं क्या पढ़ाऊंगी सर? बस यही बात तो है। जैसे ही, अब एक और सिस्टम है, जैसे ही आप स्टेज पे जाएं, जब तक स्टेज में जाए कोई दिक्कत नहीं। स्टेज में जाइए, आपको डर लग रहा है, H5 टोन करिए, H7 टोन करिए, और UB 15 टोन कर लीजिए, 3 टोन कर लीजिए, आप पहुंच जाइए स्टेज में। फिर समझिए कि जो सामने वाला बैठा है वो महाअज्ञानी और मैं सब महाज्ञानी। 2 मिनट के लिए, मैं अधिक नहीं कह रहा हूँ, आप भाव मत रखिएगा अहंकार वाला, लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सामने वाला बैठा हुआ महाअज्ञानी, मैं सबसे ज्ञानी। 10 मिनट के लिए कर लीजिए। हम तो हमेशा बोलते हैं कि 10 मिनट 10% आपको अभिमान, अहंकार, घमंड होना चाहिए, तो 10% में शामिल कर लीजिए उसको, उस समय ज्ञान कर लीजिए। तो क्या होगा, जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सब इनको समझ ही नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। जैसे आप ये करेंगी, आपकी दक्षता बोर हो जाएगा कि ये तो मैं खुद ही जानता हूँ। कभी नहीं, यही अवधारणा तो है। आप H5 टोन तो करिए, H5, H7, UB 15 3 टोन करिए, और तब आप स्टेज में जाइएगा। आधे घंटे पहले टोन कर लीजिए और तब आप जाइए। और हम आपको बिल्कुल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया उसको नहीं पता। हमारे यहाँ एक अधिकारी लेडी ऑफिसर थी, उनका प्रमोशन हुआ, हम मेंबर टर्मिनल थे। अब वो जज साहब के सामने बोलना है, तो डबल बेंच या सिंगल बेंच में जब आते थे तो वो रिप्रेजेंट करती थी। तो जब ज्वाइन किया उन्होंने तो बोले, सर हमको तो कुछ आता नहीं, हम तो अभी असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर हुए हैं, मैं कैसे वहाँ एडवोकेट तमाम होंगे, बगल में एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट खड़ा होगा, और कैसे बोलेगा। तो हमने कहा, जब तुम अपनी बात कहने के लिए आना तो समझना कि हम लोग मूर्ख हैं। जज साहब को कुछ आता जाता नहीं है, जो मैं बोलूंगी वही जज साहब समझ पाएंगे। जो बगल का एडवोकेट है वो आपका राइवल है, वो समझिएगा इसको कुछ नहीं आता है, ये तो केवल पढ़ा हुआ, हम तो डिपार्टमेंट में हैं, हम तो सब टैक्स एक्ट पढ़े हुए हैं, ये भी देख के पढ़ा रहा, हम भी देख के पढ़ रहे हैं। तो जब ये आप करना शुरू करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा बोलोगे। आप जानते क्या हुआ, 1 महीने के अंदर एक केस, बड़ा केस लगा, उसमें बहुत सीनियर एडवोकेट थे, वो खड़े हुए और ये मैडम खड़ी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर से हो सकता है 7-8 साल की नौकरी रही हो, तो नॉर्मली हैरान बोलता है कि अरे हमें आता नहीं। अब वो बैठे खड़े हुए और हमने हमारा फार्मूला उसने पूरा आत्मसात किया, वो धड़ाधड़ बोलने लगी, अब वो बगल में देखने लगे। अंत में इतना बढ़िया वो बोली वो कि वो एडवोकेट पूछने लगे कि आप कब से ये बनी हुई है, तो बोले हमने अभी ज्वाइन किया है, 1 महीना हुआ केवल ये काम करते हुए। आप ये विश्वास नहीं करेंगे, ये
आपके अंदर प्रतिभा छिपी हुई आप जानते नहीं है। मैं बिल्कुल अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बिल्कुल यंग अफसर था, हमको एक अधिकारी ने भेज दिया कि आपको अपीलेट कोर्ट में सबमिट करिए आप केस को। हमने कहा हम जाएंगे। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? नहीं सर। 2 मिनट क्यों है? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आप कहते हो ना कि कहा हम यंग अफसर थे और हम गए और अपीलेट कोर्ट में हमको पहली बार करना था 1984 की बात, 84 की बात, 84-85। तो गए और ये हुआ कि भाई कैसे हम बोलेंगे। तो वहाँ भाई सीनियर, उसमें हम लोग बहुत सीनियर थे वो अपीलेट कोर्ट में, वो आए, बोले कि कौन आया? हमने कहा मैं सर आया हूँ। बोले रिप्रेजेंट करें? मैंने कहा yes। तो एडवोकेट जो थे बहुत टावरिंग एडवोकेट थे, कानपुर के सबसे बड़े एडवोकेट में से 3 एडवोकेट सबसे बड़े थे, उसमें एक वन ऑफ देम। लहीम शहीम पर्सनालिटी, लंबे चौड़े थे और बढ़िया चेहरा और बढ़िया ओरेटरी। अब पॉइंट वो, अब उन्होंने बोलना शुरू किया और केस था पेनल्टी, हमें नहीं लगाया था पेनल्टी, तो कह रहे थे कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, बस इस पर डिस्प्यूट था। जब हमने बोलना शुरू किया तो मैंने 3-4 केसेस का उदाहरण दिया। हमने कहा कुछ नहीं, हमने कहा एडवोकेट के पास, व्यापारी के पास तो 1000 तरह के सीए होते हैं, एडवोकेट होते हैं, सब सारे होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास कहाँ कोई होता है। और इन्होंने जो अधिक पैसा वसूला, इसको आज तक जमा नहीं किया। ये इंटेंशन को शो कर रहा है कि मैलाफाइड इंटेंशन है और ये जमा नहीं करना चाहते, इसका मतलब कि ये हमारे राजस्व का नुकसान करना चाहते हैं। और इसी पॉइंट पर हम 3-4 पॉइंट दिए तो वो हमारे जज मतलब जो अपीलेट कोर्ट में थे बहुत प्रसन्न हुए, बोले भाई तो अब हम बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सर आप कब ज्वाइन किए हैं? हमने कहा नौकरी तो कुल मिला के 3-4 साल की है और यहाँ तो ज्वाइन एक ही साल हुआ है और अपीलेट वो जो असेसमेंट है वो मैंने पहली बार शुरू किया है। तो बोले लगता तो नहीं है आपकी जो आपने बहस किया उससे लगता तो नहीं है कि आप 1 साल की ये पढ़े हुए हैं। हम लोग असेसमेंट में 1 ही साल में आए थे, सीख रहे थे। उस केस को हम लोग जीते, 40,000 पेनाल्टी लगी थी 1984 में। हमारा जो है केस हम जीत गए। अब वो एडवोकेट सबसे सीनियर एडवोकेट थे, बाद में खुद बोले कि भाई उनको बहुत अधिक नॉलेज है। हमको नॉलेज क्या, हम तो जो पॉइंट हमको था वो, तो हम डरे नहीं, डरना नहीं चाहिए आपको। जैसे आपको डरना नहीं है, आपको हमको बोलना, जब हम लोग बैठे हो, तिवारी जी बैठे हो, समय तिवारी जी कुछ नहीं आता, अरविंद श्रीवास्तव कुछ नहीं आता, प्रतिमा राव कुछ नहीं है, 4 सेमेस्टर तो क्या हुआ। ये जब एहसास कर लेंगे तो आप इतना बढ़िया बोलेंगे कि सब लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए डॉक्टर कोमल इतना बढ़िया बोलते, सेमेस्टर 1 में है, अपने उसमें बोलती, बढ़िया क्वेश्चन भी करती हैं, उसके बाद बढ़िया तर्क भी देती है ना। ऐसे सीखना, चिंता मत करिए, ये प्लेटफॉर्म है आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने का। ये किडनी एसेंस एनर्जी है, जो समवायी इज द एनर्जी ऑफ किडनी एसेंस। समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणन्मतः, आप पढ़िएगा, भी पढ़ा रहे होंगे आयुर्वेद में। समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीने गुणन्मतः सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। जहां कहीं समवाय भाव है वहां डरना ही नहीं। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमारे ज्ञान का लाभ दूसरों को मिल सके। सब ज्ञानी हैं, सब अज्ञानी हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। उस सागर के ज्ञान के सागर में से कुछ थोड़ा हम ले लेते हैं, थोड़ा आप ले लेते हैं, और ज्ञानवान केवल एक ही है, ईश्वर। और ये हमेशा मानिए, जब भी कोई भी ओरेटरी करे, कोई भी लेक्चर दे, कोई भी वो करे, तो एक ही चीज को याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो कछु किया सो तय किया, ईश्वर के लिए जो कछु किया सो तय किया, मैं कछु कीन्हा नाही। जो कुछ भी किया है ईश्वर ने किया है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूं। मैं कछु कीन्हा नाही, और जहां कहीं कछु मैं किया, कहीं मैंने कुछ किया है, तो तू ही था मुझमें, मेरे अंदर तू बैठा हुआ था और तूने ही सब किया। और इसको एक
लाइन हम बोलते हैं उसमें कि न जाने कौन है, न जाने कौन है जो छुप के मेरे, न जाने कौन है जो छुप के मेरे अंदर निरंतर बोलता है। न जाने कौन है जो छुप के मुझ में मेरे अंदर निरंतर बोलता है, और कभी मैं बोलता हूं उसमें छुप कर और कभी वो मुझ में छुप कर बोलता है। तो ये अवधारणा रखिए, ज्ञान ऐसे ही होता है। आप बिल्कुल समझिए, अंदर से दृढ़ रहिए और आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो खिमकर सर के उन्हीं शब्दों पे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल हम लोग मिलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर, तिवारी सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, बहुत बढ़िया।